अब जो अगला राजा था दारा प्रथम के बाद जो अगला राजा था उसका नाम था जरक्सीज। ठीक, जरक्सीज या क्षयार्स, यह हखामनी वंश का ही राजा था। ठीक ना, यहाँ देखिए मिटर गया मिटारने के चक्कर में। ठीक है ना, तो क्षयार्स या क्षयार्स जो अगला राजा, ठीक ना, ये अगला राजा क्षयार्स, क्षयार्स या जरक्सीज है, जरक्सीज, हाँ भाई जरक्सीज। ठीक, ये जो अगला राजा, ठीक है ना, अगला राजा, यह राजा है भाई। ठीक ना, क्षयार्स या जरक्सीज राजा हुआ किसके बाद? दारा प्रथम या टेरियस प्रथम के बाद। ठीक, क्षयार्स या जरक्सीज प्रथम राजा था। जरार्स, क्षयार्स, ठीक, साथ में लिखते रहिए, क्षयार्स, क्षयार्स या जरक्सीज प्रथम राजा था जिसने भारतीय सैनिकों का प्रयोग यूनानियों के विरुद्ध यूनानियों के साथ, यूनानियों के साथ संघर्ष में किया था। ठीक, अर्थात इसने यूनानियों के विरुद्ध अपनी फौज में भारतीय सैनिक भर्ती किया और लड़वाया। हम क्या समझा रहे हैं? यह बात समझा? नहीं, फिर से देखिए, क्षयार्स या जरक्सीज प्रथम राजा था जिसने, क्षयार्स या जरक्सीज जो है ही प्रथम राजा था जिसने भारतीय सैनिकों का यूनानियों के साथ संघर्ष में यानी युद्ध में प्रयोग किया था। अपनी सेना में इसने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया था और यूनानियों के साथ जब युद्ध होता था इसका, भाई जब यूनानियों के साथ जब युद्ध होता था इसका, तो भारतीय सैनिकों का प्रयोग करता था। ठीक, और क्योंकि इसके बाकी जो पूर्वज यहाँ पर अपना तो अधिकार जमा गए थे ना, सिंध और पंजाब पर, भाई 20वां प्रांत बना था उसके साम्राज्य का, तो यहाँ से सैनिक लेके जाता था। और इस बात के लिए हेरोडोटस भी कुछ कहता है। हेरोडोटस, ये जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक, इस भारतीय सैनिक के लिए हेरोडोटस कहता है, हेरोडोटस क्या कहता है? कहता है कि भारतीय सैनिक के वस्त्र कैसे थे? वस्त्र सूती थे। यानी जो क्षयार्स या जरक्सीज ने अपने सेना में भारतीयों को भर्ती किया तो वह कपड़े कैसे पहनते थे? सूती कपड़े पहनते थे। ठीक, और यह कौन बता रहा है? हेरोडोटस बता रहा है। ठीक है ना। फिर अगला राजा अर्तजरक्सीज हुआ। फिर अगला राजा, यहाँ हटा देती हूँ ना, ठीक। फिर अगला राजा अर्तजरक्सीज हुआ। फिर
फिर अगला राजा कौन सा हुआ? अर्तजर्कसीज। अर्तजर्कसीज, ठीक है ना। ये जो अर्तजर्कसीज अगला राजा होता है, और ये डेरियस के द्वारा जो भी, ये अर्तजर्कसीज जो अगला राजा हुआ हखामनी वंश का, जो भी डेरियस के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में जो भी जीता था उसको यह बनाए रखता है। ठीक, गंवाता नहीं है कि इसके शासनकाल में भारतीय क्षेत्र चले गए। ठीक है ना। ठीक है, मैं इसे शब्दों में लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक, जरक्सीज डेरियस के द्वारा, डेरियस मतलब दारा प्रथम की बात हो रही ना, डेरियस द्वारा जो कुछ भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जीते गए क्षेत्र थे, जो कुछ भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जीते गए क्षेत्र थे, उस पर अपना अधिकार बनाए रखा। उस पर अपना अधिकार बनाए रखा। ठीक, और अर्तजर्कसीज का ही एक राजवैद्य था। अर्तजर्कसीज का ही इसी का, ठीक, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक ना, अर्तजर्कसीज का ही एक क्या था? राजवैद्य था। इस राजवैद्य का क्या नाम था? टेसियस। भाई हाँ, ठीक, टेसियस। ठीक, अब इसे थोड़ा समझ लीजिए। हम यह बताएं कि हखामनी वंश का अगला राजा कौन बनता है? क्षयार्स या जरक्सीज। क्षयार्स जरक्सीज प्रथम राजा था जिसने भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था यूनानियों के साथ संघर्ष करने के लिए, यानी यूनानियों के विरुद्ध। और जो उसके बाद अगला राजा कौन सा बनता है? अगला राजा अर्तजर्कसीज बनता है। ठीक, और ये डेरियस के द्वारा जो भी कुछ भारत में जीता गया है, जो भी कुछ है, उसको क्या करता है? बनाया गया था भारत में, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो भी जीता उसे बनाए रखता है, खोता नहीं है। और इसी का अर्तजर्कसीज का ही एक राजवैद्य था, टेसियस। ठीक, इनके लिए ये दो ही बातें। अब अगला बात समझ में आ रही है बेटा? इसके बाद दारा तृतीय अगला शासक होता है। आप चाहें तो खींचिए इसे स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? काहे शांत बैठ के? अरे बेटा, मेरी तो डबल एनर्जी खर्च होती है। आप बैठ के सुन रहे हो, लिख रहे हो, मैं देख भी रही हूँ, आपको भी देख रहे हो, इस कैमरे में भी देख रहे हो, है ना। पहले तो मुझे कैमरे में बड़ा डर लगता था ना, अब देख पा रही हूँ। इस बोर्ड पर लिख रही हूँ, मुँह से बोल रही हूँ, 2-3 काम एक साथ हो रहा है ना। बोलना, लिखना, देखना,
3 काम एक साथ हो रहा है ना। चलिए, इसके बाद जो अगला राजा होता है वह दारा तृतीय होता है, दारा थर्ड। ठीक, हखामनी वंश की ही बात हो रही है। ठीक, इस हखामनी वंश का जो अगला राजा होता है वह क्या नाम है इसका, दारा तृतीय। ठीक है ना, दारा तृतीय, अगला राजा दारा तृतीय होता है। और यह दारा तृतीय हखामनी वंश का अंतिम राजा है। ठीक है, अंतिम राजा है। ठीक है ना, ये यही मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ लिखेंगे। दारा तृतीय हखामनी वंश का, दारा तृतीय हखामनी वंश का, हखामनी वंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था। दारा तृतीय को 331 ईसा पूर्व में, दारा तृतीय को 331 ईसा पूर्व में अरबेला के युद्ध में, अरबेला क्या मैं भी ना कभी कभी अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने पराजित किया था, सिकंदर ने पराजित किया था। ठीक, पराजित किया था या कर दिया था। ठीक है ना, कर दिया, पराजित कर दिया। सुनेंगे ठीक से। ठीक, दारा, अगला जो राजा हुआ हखामनी वंश का, दारा तृतीय हखामनी वंश का अंतिम राजा था और दारा तृतीय को 331 ईसा पूर्व में अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने पराजित कर दिया। ठीक है ना, ये जो अरबेला का युद्ध है, अरबेला का युद्ध हम मैं यहाँ लिख देती हूँ ना। ठीक है, ये जो अरबेला का युद्ध है इसे गोगामेला का युद्ध के नाम से एरियन बताता है। ठीक, यही लिख देती हूँ। एरियन ने इस अरबेला युद्ध को एक अलग नाम से एरियन बताता है। एरियन ने क्या कहा था भाई, गोगा, हाँ ठीक से देख ले भाई, गोगा मेला का युद्ध कहा था, युद्ध कहा है। ठीक है ना, एरियन ने ये युद्ध, आप याद रखेंगे यह नाम। ठीक है ना, जरूर से जरूर भूलेंगे नहीं। ईरानी साम्राज्य पर सिकंदर का, जब यहाँ पर अरबेला के युद्ध में दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया, जब सिकंदर ने पराजित कर दिया तो ईरानी साम्राज्य पर क्या हो जाता है, सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। अब यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को हराया तो क्या हो गया, ईरानी साम्राज्य पर क्या हो रहा है, ईरानी साम्राज्य पे, यह आपको पता चल गया ना, सिकंदर का अधिकार हो गया। क्या हो गया, सिकंदर कौन था, यूनान का था। सिकंदर का अधिकार हो गया। ठीक, अधिकार हो जाता है मतलब हो गया, हो जाता है।
ठीक है। इसके साथ भारत में ही जब सिकंदर का इनके क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है तो इसी के साथ ही भारत में पारसिक अधिपत्य समाप्त हो जाता है। फिर क्या, भारत पर भाई जब वहाँ वो मर गल गए तो बचा कौन, यहाँ के जो उनके क्षेत्र थे, अधिपत्य समाप्त हो जाता है। ठीक, इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ ही भारत में पारसिक मतलब वही ईरानी, पारसिक अधिपत्य क्या हुआ, समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। ठीक, समाप्त हुआ। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस को जला दिया। अग्निकांड, जैसे अग्निसात के शब्द आप लोगों को हो सकता है किताब में मिले कि 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया तो इनकी जो राजधानी थी उसको जला देता है। ठीक, यहीं पर लिख देती हूँ। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी भाई इनकी, पर्सिपोलिस थी ना, पर्सिपोलिस। ठीक, फिर से समझिए। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस को जलाने के बाद भारत का अभियान करता है। भारत का अभियान मतलब भारत पे आक्रमण करता है। और ये सारे करते कराते न लगभग 200 साल बीत गए थे। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राजाएं भी तो देखने को मिल रहे हैं ना, राजा आए ना कई सारे, एक के बाद आए कि नहीं। हाँ, तो ये सारा काम करते कराते लगभग 200 साल बीत जाता है। ठीक, तो जब इनको समाप्त कर लेता है तो उसको तो पता है ना कि इनकी तो वहाँ पर भी कुछ है, चलो वहाँ वाला भी ले लेते हैं। वैसे भी सिकंदर तो विश्व विजय अभियान पर निकला था। जब सिकंदर की बात आएगी तो वहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है ना बेटा। जलाने के बाद भारत अभियान किया, भारत का अभियान किया। ठीक, यह बात आपको समझ में आई तो बताइए, नहीं फिर दोहराती हूँ। फिर से सुनिए। जो दारा तृतीय है, हखामनी वंश का अंतिम राजा। ठीक, दारा तृतीय को 331 ईसा पूर्व में अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने पराजित कर दिया था। और ये जो अरबेला का युद्ध है, इस अरबेला के युद्ध को एरियन ने गोगामेला का युद्ध कहा है। यह दो बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और ईरानी जब यह हरा देता है दारा तृतीय को, तो ईरानी साम्राज्य पर सिकंदर का क्या हो गया, अधिकार हो जाता है। जब एक राजा दूसरे राज्यों को हरा देता है तो उसकी जो भी संपत्ति होती, जो भी साम्राज्य, जो भी लोग होंगे उसके शासनकाल में, जो भी उसके साम्राज्य में, सब उसका हो जाता है ना। तो इसी के साथ जब सिकंदर का अधिकार हो जाता है ईरानी साम्राज्य पर, तो इसके साथ भारत में पारसिक अधिपत्य समाप्त हो जाता है। भाई जब कोई राजा ही नहीं बचेगा तो फिर अधिकार किस बात का। तो पारसिक यानी यही, ठीक है, इनको पारसिक, फारस, ईरानी भी बोल लेते हैं। ठीक, अधिपत्य समाप्त हुआ। 330 ईसा पूर्व में
सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य की राजधानी 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य की जो राजधानी है पर्सिपोलिस उसको जला देता है, अग्निसात कर देता है, आग से जला देता है। उसके बाद भारत की तरफ वह रुख करता है, भारत का अभियान करता है कि अब हम भारत को भी जीतेंगे। ठीक, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करती हूँ। हो गया होगा। ईरानी आक्रमण या पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव भी कुछ पड़ा। भाई यहाँ पर आए रहे होंगे तो यहाँ से सैनिक ले जा रहे अपने भर्ती कर, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ईरानियों का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है इनके बारे में चर्चा करेंगे अब हम। ठीक, तो आप हेडलाइन डालेंगे ईरानी आक्रमण या पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ठीक है, ये राजाओं की हो गई समाप्ति अब। ठीक, क्योंकि ये करते कराते हम तो 1 घंटे में पढ़ा दे रहे हैं ना, लेकिन इनको 200 साल लग गए। हाँ, 200 साल। क्या हुआ, थक गए? बंद कर दे। हेडलाइन डालिए ईरानी आक्रमण या पारसिक आक्रमण। यहाँ पे डालिए ईरानी आक्रमण या पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ठीक, ये आपका पूरा हेडलाइन होगा, इतना लिखना है। ठीक है ना, आप चाहें तो आधा भी लिख सकते हैं कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव, है ना, लेकिन एक सही तरीका मेरे हिसाब से ये है, तो ये हमने बता दिया। ठीक, क्या हुआ, आराम दे दूँ? बेटा ख़त्म कर लेते हैं ना, फिर आज ये ख़त्म हो जाएगा तो कल यूनानी आक्रमण हो जाएगा। चलिए अच्छा 1 मिनट, अभी आ रहे हैं। देखिए, जब ईरानी आए तो इनका प्रभाव क्या क्या हुआ, अब इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ आप लोगों को कि ईरानी प्रभाव से भारत में यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अरमाइक लिपि का प्रचलन होता है। अरमाइक लिपि की शुरुआत होती है ये ईरानी प्रभाव की वजह से, और यही अरमाइक लिपि बाद में खरोष्टी लिपि बनती है। इसी अरमाइक लिपि से ही बाद में खरोष्टी लिपि बनती है, और इसकी जो लिखावट होती है कैसी होती है, दाएं से बाएं। अभी हम कहाँ से लिखते हैं, बाएं से दाएं। हम यहाँ से लिख के ऐसे चलते हैं, लेकिन ये जो लिपि थी ये इस तरीके से ऐसे चलती थी। ठीक है ना। अशोक जो है संभवतः जो अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा शुरू किया ना अशोक, वह इन्हीं से सीखा था। ईरानियों के ही प्रेरणा से अशोक ने, यह संभावना जताई जाती है कि ईरानियों के प्रभाव से ही अशोक ने अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। ठीक, और इसका प्रभाव भी मनसेहरा और शहबाज गढ़ी अभिलेख में मिलता है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है वह। ठीक, ईरानी प्रभाव से ही भारत में कुछ नए शब्दों का उदय होता है। ईरानी प्रभाव से ही भारत में कुछ नए शब्दों का उदय होता है। कौन शब्द? एक शब्द होता है दीपि, दीपि का मतलब होता है राजाज्ञा। एक शब्द होता है निपिष्ट, निपिष्ट का मतलब लेखनी होता है। ठीक,
मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि अभी लिखवाऊंगी, ठीक है ना, ये भी लिखवाऊंगी। और ईरानी प्रभाव से ही भारत में ईरानी मुद्रा सिग्लोई तथा डेरियक का प्रचलन हुआ। और सिग्लोई संभवतः भारत में अधिक प्रचलित होता है, डेरियक नहीं होता है, ठीक है ना। और मौर्य काल में स्थापत्य कला में भी ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। ईरानी प्रभाव से भारत में क्षत्रपी शासन व्यवस्था का प्रचलन होता है। वही क्षत्रपी बाद में छत्र बन जाता है, महाक्षत्रप हो जाता है ना। ये कहीं ना कहीं से वहाँ जो शक राजा थे इसका अधिक से अधिक प्रयोग किए अपने प्रांतों के लिए, क्षत्रप, ठीक। और जो क्षत्रप पर, जो प्रांत पर जो उसका अधिकारी था उसको छत्र क्षत्रपी कहा गया था। क्षत्रप का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रांत, क्षत्रप, ठीक ना। इस पर शासन करने वाला को क्या कहते हैं? प्रांतपति कहते हैं। और ये सारे आक्रमण ईरान जो है, ईरान प्रथम आक्रमण करने के लगभग 200 साल बाद सिकंदर का आक्रमण होता है। तो चलिए लिखते चलूं। हाँ, इसे आप चाहें तो नंबर डाल के भी लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 1 1 2 3 4 5 करके इसे नंबर डाल के लिखिए, ठीक। ईरानी आक्रमण का जो प्रभाव हुआ है भारत में उसकी बात मैं कर रही हूँ। एक नंबर डाल दीजिए। ईरानी प्रभाव से ही लिखिए, ईरानी प्रभाव से ही, ईरानी प्रभाव से ही भारत में यानी पश्चिमोत्तर, ठीक, पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात हो रही है ना, उस समय तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अरमाइक लिपि का प्रचलन हुआ। अरमाइक लिपि का प्रचलन हुआ, ठीक। कालांतर में इसी से, कालांतर मतलब बाद में, कालांतर में इसी से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, ठीक। आप इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, दाएं से बाएं, ठीक है ना, बाएं, यानी ऐसे लिखते थे, ठीक। हम कैसे लिखे? अभी हमने पूरा इस तरीके से लिखा है ना, लेकिन ये लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अशोक को संभवतः अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा, अशोक को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक। ये 2 नंबर पे, ठीक। अशोक को संभवतः अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा, भाई काहे 2 लिख रही हूँ मैं, प्रेरणा ईरानी से ही मिली, ठीक, मिली। इसका प्रभाव, ये जो
प्रेरणा जो इनको मिल रही है अशोक जी को, तो इसका प्रभाव कहीं तो दिखेगा ना। तो इसका प्रभाव कहाँ दिख रहा है? इसका प्रभाव अशोक के मनसेहरा तथा सहबाज, भाई बड़ा सा लिखिए, मनसेहरा सहबाज गढ़ी अभिलेख, ये सब याद करना है। अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखित देखने को मिलती है। देखने को मिलता है ना। यह बात समझ में आ रही है? देखिए, ईरानी प्रभाव से ही भारत में यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो अरमाइक लिपि का प्रचलन हुआ, कालांतर में इसी खरोष्टी लिपि का विकास, कालांतर में अरमाइक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ठीक। और अशोक को संभवतः अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरानी से ही मिली थी। ठीक, मिली थी। इसका प्रभाव, भाई जब प्रेरणा मिली है तो प्रभाव तो कहीं दिखेगा ना। तो इसका प्रभाव कहाँ? अशोक के मनसेहरा अभिलेख तथा सहबाज गढ़ी अभिलेख में प्रभाव दिखा, जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक, मैं बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में देखिए एक दो तथ्य आ रहे हैं। ठीक ना, स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक है, आगे तीसरे नंबर पे लिखिए, ईरानी प्रभाव से ही भारत में कुछ, 3 नंबर पे लिखिए, ईरानी प्रभाव से ही भारत में कुछ नए शब्दों का प्रचलन हुआ। भाई ये अब जैसे में हम लिख देते हैं, जैसे दीपी, जैसे दीपी। ठीक, अब दीपी का मतलब क्या होता है? राजाज्ञा। ठीक, राजाज्ञा। और दूसरा शब्द है निपिष्ट। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है ना, निपिष्ट। अब निपिष्ट का मतलब क्या होता है? लेखनी। ठीक, अब आगे, ईरानी प्रभाव से ही भारत में ईरानी मुद्रा, ईरानी प्रभाव से ही 3 1 4, ईरानी प्रभाव से ही भारत में ईरानी मुद्रा, भाई ईरानी मुद्रा, उसका क्या नाम था? सिगलोई तथा
डेरिक का प्रचलन हुआ, ठीक, हुआ था, ठीक है ना। और ये जो सिगलोई है ना, सिगलोई ही भारत में जो इसका प्रचलन देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। ये बात मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप समझिए, समझने के लिए बता दे रही हूँ। ये भारत में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में जो ईरानी का जो मुद्रा था वो भारत में कौन सा अधिक प्रचलित हुआ, तो सिगलोई हुआ, ठीक। 5वें नंबर पे लिखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला में, मौर्यकालीन स्थापत्य कला में, मौर्यकालीन स्थापत्य कला में भी ईरानी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक, दिखाई पड़ता है। 6ठे नंबर पे लिखिए, यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा इसलिए हम हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट खींचिए भाई, जैसे खींचना है खींचिए। ये साफ नहीं हो रहा, साफ तो हो नहीं रहा, थोड़ा पानी लगा देते हैं। हाँ, कहाँ पहुँचे थे, कौन सा नंबर लिखवाए बेटा? 5, अच्छा 6ठा नंबर, ठीक, 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर की बात लिखिए, ईरानी प्रभाव से ही भारत में ईरानी प्रभाव से ही भारत में, यहाँ लिख दीजिए नीचे उसको, भारत में क्षत्रपी शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ, ठीक, जो कि शक राजाओं या अब्लिक में लिखिए शकों, ठीक, शक राजाओं द्वारा, ठीक, जो कि शक राजाओं या शकों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया था, ठीक। यह बात है कि ईरानी प्रभाव से ही भारत में क्षत्रपी शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ और जो शक राजा जो बाद में हुए उनके द्वारा यह अपनाया गया, ठीक। अब यहाँ पर ज़्यादा मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगी, शक जब आएंगे तो हम वहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्षत्रपी का अर्थ होता है, यहाँ लिखिए, इसी 6 नंबर में ही लिखना है, ठीक है ना। क्षत्रपी का अर्थ होता है
क्षत्रपी का अर्थ होता है, क्या होता है? क्षत्रपी का अर्थ क्या होता है भाई? प्रांत। प्रांत। क्षत्रपी का अर्थ प्रांत होता है। ये यहाँ से होता है हटा देंगे, ठीक ना, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। क्षत्रपी का अर्थ प्रांत होता है। इस पर शासन करने वाला, इस पर यानी प्रांत पर, इस पर शासन करने वाला, इस पर शासन करने वाला प्रांतपति कहलाता है। प्रांतपति, प्रांतपति है ना, प्रांतपति कहलाता है, कहलाता था भाई, पुराना है ना, कहलाता था। ठीक। ईरानी प्रथम आक्रमण करने के लगभग, यहीं लिख देती हूँ, ये अगली तथ्य है। ठीक। ईरानी, इसको आप नंबर में नहीं डालेंगे, ये 6 नंबर ही लिखेंगे, एक अलग से नीचे एक लाइन लिख लेंगे। ईरानी प्रथम आक्रमण करने के, ईरानी प्रथम यानी जो पहला आक्रमण हुआ जो असफल रहा, वहाँ से गिनती हो रही है। ठीक, वहाँ से गिनती करके 200 साल की बात हो रही है। ईरानी प्रथम आक्रमण ईरानी प्रथम आक्रमण करने के लगभग 200 वर्ष, 200 वर्ष लिखिए या साल लिखिए, वर्ष बाद, ठीक, 200 वर्ष बाद सिकंदर के नेतृत्व में भारत पर, सिकंदर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ। यह दिखाई दे देगा कि नहीं? ठीक है, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ। ठीक, तो यहाँ की बात अब समाप्त होती है, विदेशी आक्रमण ईरान की। अब हमारी जो चर्चा होगी यूनानियों की होगी, ठीक है ना, अगली बार। ठीक है, इसको समझते हैं। ये 6 नंबर पे हमने क्या लिखा? ईरानी प्रभाव से ही भारत में क्षत्रपति शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ, जो कि शक राजाओं द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया था। क्षत्रपी का अर्थ प्रांत होता है, और इस प्रांत पर जो शासन करता है उसे प्रांतपति कहा जाता है, प्रांतपति कहलाता था। इसी प्रथम आक्रमण, ईरानी प्रथम आक्रमण करने के लगभग 200 वर्ष बाद सिकंदर के नेतृत्व में भारत पर दूसरा आक्रमण होता है। ठीक, और बताइए, जो बातें बताई हूँ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई, कहा था कि नहीं? पहले कहा था। ठीक, तो आपको जो कुछ नहीं समझ में आया अब आप पूछिए हमसे। ठीक, ये ईरानी आक्रमण अब समाप्त हो गया। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, तो यह 2 भाग में मैं बोल दूंगी, कर देंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनी थी वह भी मैंने दे दिया है डालने को। देखिए कब डालते हैं। तो जो महाजनपद काल यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व का, वो भी लंबी ही क्लास हो गई है। उसमें हो सकता है 2 वीडियो बन जाए या 1 ही वीडियो बने, अब तो बनाने वाले के ऊपर है। मैं कह देती हूँ 2 बनाओ, लेकिन वो भी आलस के मारे सोचता है 1.5 घंटे के अंतर में है तो डाल ही देती हूँ 1 में। ठीक, तो नहीं करता है भाई, लेकिन आप लोग अच्छे हैं कि पढ़ लेते हैं, बड़ी वीडियो होती है तब भी। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ आप लोगों का कि बड़ी वीडियो के लिए आप लोग नाराज़ नहीं होते। क्योंकि जब शुरुआत में बड़ी बड़ी वीडियो जब मेरी जाती थी ना, जो शुरू में, जिसमें मैं बड़ी डरी सहमी पढ़ाई हूँ, जो 1 क्लास की वीडियो होती थी,
उसमें कई सारे लोग मुझे बड़ा जो है अलग अलग बातें करते थे कि इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, कोई नहीं देखेगा, नया चैनल है कोई नहीं देखेगा। हम कहे जिसे ज़रूरत होगी वह ज़रूर देखेगा और कभी न कभी तो कोई देखेगा ही। तो हमने उनके बातों को न मानते हुए डाला। खैर शुरुआत में 1-2 वीडियो को मैंने छोटा भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात न कट जाती है। तो वो 1 से 2 वीडियो देखने वाला भी था। हाँ, थोड़ा सा जो है रुचि कम हो जाती है। मान लीजिए जो पहली बार पढ़ रहा हो तो उसको इतने घंटे बैठ के देखने की आदत ना हो। और मेरी भी आदत है ना, मैं बहुत कम चुटकुले छोड़ती हूँ, बहुत सारे लोग बड़े चुटकुले छोड़ते हैं। ये भी मुझे आदेश मिला कि आप थोड़ा कुछ बातें बताया करें। तो क्या बातें बताएं, मुझे तो समझ में आता नहीं। तो कभी कभी कोई बात आती है तो अपनी ही बात बता देती हूँ। आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी थोड़ा सा। चलिए, अच्छा, तो ये आपका ख़त्म हुआ। अभी आप कुछ पूछे नहीं, मतलब समझ में आ गया? ठीक है, मैं कल पूछूंगी आपसे, ठीक है ना? क्लास करने के पहले सबसे पहले मैं पूछ लूँगी, उसके बाद ही यार नहीं समझ में आया बेटा तो मैं फिर बताऊँगी आपको, ठीक है ना? लेकिन वो अलग से बताऊँगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, बार बार, और बार बार पढ़ेंगे। आपके पास अभी समय है। यह वीडियो जो जा रही है आपके परीक्षा को ही ध्यान में रखते हुए जा रही है। अभी परीक्षा आपका नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो जो सोए हुए लोग हैं ना, जो वीडियो को देख देख के 1-2 बार देखे और चले गए, वो फिर से वापस आ जाएंगे और देखेंगे। चलिए, अच्छा, कई बार चलिए चलिए बोल चुकी हूँ, जा नहीं रही हूँ, है ना? पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए। धन्यवाद।